जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी को महाकवि भास और श्रीहर्ष से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षाओं में पूछे हुए भी प्रश्न होंगे। आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। तो चलिए अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध, नैषधीय चरित या कुमार संभवम। तो आप देख रहे हैं ये प्रश्न पीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न था। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है कि कुमार संभवम जो है ये बृहत्त्रयी में नहीं आता है। बाकी किरातार्जुनीयम, शिशुपालवध और नैषधीय चरित ये तीनों बृहत्त्रयी में आते हैं। और आपको बता दें कि किरातार्जुनीयम जो है इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 18 सर्ग है। शिशुपालवध जो है इसमें कितने सर्ग हैं? इसमें 20 सर्ग है। और नैषधीय चरित जो है इसमें 22 सर्ग है। तो इस तरह से जो है पहला प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित में किस रीति की प्रधानता है? ऑप्शन है पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति या प्रसाद रीति। ये प्रश्न भी टीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो वैदर्भी रीति है। इनकी जो रचना है नैषधीय चरित इसमें वैदर्भी रीति की प्रधानता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, रघुवंशम, नैषधीय चरितम। तो ये भी प्रश्न पीजीटी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर है वो डी है कि नैषधीय चरित जो है ये विद्वानों के लिए औषधि मानी गई है। चौथा प्रश्न है कि नैषधीय चरित में कितने सर्ग हैं? 25 सर्ग हैं कि 22 सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं या 21 सर्ग हैं? तभी हमने आपको ऊपर बताया कि नैषधीय चरित में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न। नैषधीय चरितम का प्रधान रस क्या है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या हास्य रस। तो वैसे इसमें वीर रस और श्रृंगार रस आपको दोनों मिलेंगे, लेकिन इसमें श्रृंगार रस की जो प्रधानता है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए जो है नैषधीय चरित में जो प्रधान रस माना गया है वो श्रृंगार रस माना गया है। श्रृंगार रस इसलिए माना गया है क्योंकि नैषधीय चरित में नल और दमयंती के मिलन से लेकर के उनके विवाह तक का वर्णन किया गया है। इसलिए जो है नैषधीय चरित का जो रस है, जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से श्रीहर्ष द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? आर्णव वर्णन, नैषधीय चरितम, मालती माधव या कौन सा ग्रंथ नहीं है? जो श्रीहर्ष द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? इनमें से श्रीहर्ष द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ नहीं है? इसका जो आंसर है इसमें जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है कि जो मालती माधव है ये हर्ष द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। बाकी अर्णव वर्णन भी है, नैषधीय चरित भी है और इस धैर्य विचार प्रकरपा भी है, प्रकरण है, स्थार धैर्य प्रकरण भी है। लेकिन मालती माधव जो है ये इनका नहीं है। तो 6 प्रश्न कंप्लीट हो गए। 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सी रचना श्रीहर्ष द्वारा रचित है? कुमार संभव, महावीर चरितम, नैषधीय चरितम या 10 कुमार चरितम। तो आप सभी को पता है कि जो है नैषधीय चरितम जो है ये श्रीहर्ष द्वारा रचित है और बाकी सभी ऑप्शन इसमें गलत हैं। सी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव है? अगला प्रश्न श्रीहर्ष पर किस संप्रदाय का अधिक प्रभाव प्रतीत होता है?
औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय या अलंकार संप्रदाय? तो श्रीहर्ष पर वक्रोक्ति संप्रदाय का अधिक असर मिलता है। तो 8वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीहर्ष किस शताब्दी के हैं? 12वीं शताब्दी के हैं, 17वीं शताब्दी के हैं, कि 18वीं शताब्दी के हैं, कि 10वीं शताब्दी के हैं? तो जो श्रीहर्ष हैं ये 12वीं शताब्दी के हैं। 9वें प्रश्न का ए ऑप्शन जो है वो सही है कि श्रीहर्ष 12वीं शताब्दी के माने जाते हैं। 10वां प्रश्न है कि दमयंती का स्वयंवर वर्णन किस सर्ग में है? सर्ग 8 में, सर्ग 9 में, सर्ग 10 में या सर्ग 11 में? तो आपको सर्ग 10 में नल दमयंती का जो है स्वयंवर का जो वर्णन है वो मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही है। सर्ग 8 की बात करें तो सर्ग 8 में नल का प्रकट होकर देवों का संदेश दमयंती को सुनाना, उसका वर्णन है। सर्ग 9 जो है उसमें नल दमयंती का जो वार्तालाप है उसका वर्णन है। सर्ग जो 11 है इसमें जो है सरस्वती द्वारा राजाओं का परिचय दिया जाता है। लेकिन जो सर्ग 10 है इसमें नल दमयंती के स्वयंवर का वर्णन मिलता है। तो 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको भास से संबंधित मिलेंगे। अभी तक आपने जो प्रश्न देखे वो श्रीहर्ष से संबंधित थे, और जो अगला प्रश्न है ये कभी भास से संबंधित मिलेगा आपको। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कवि कालिदास के पूर्ववर्ती हैं? ये पीजीटी 2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है आप सभी को पता है कि भास जो थे वो कालिदास के पूर्ववर्ती कवि माने जाते हैं। पूर्ववर्ती मतलब पहले के कवि, पहले कवि भास हैं फिर कालिदास हैं। दूसरा प्रश्न है कि कौन भास द्वारा रचित नाटक नहीं है? मृच्छकटिकम, उर्भंगम, दूतवाक्यम या मध्यम व्यायोग? तो इसमें भी ये भी पीजीटी 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इसमें जो है ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि ये जो मृच्छकटिकम है ये भास द्वारा रचित जो है नाटक नहीं है। ये भास द्वारा रचित नाटक नहीं है। ये किसका है? ये शूद्रक का है। किसका है? शूद्रक का है। तो पहला वाला जो ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के इन कवियों को आरोही क्रम में रखिए। क्या है? संस्कृत के इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इनको बढ़ते क्रम में रखिए कि पहले कौन था, उसके बाद कौन थे, उसके बाद कौन थे, इस तरह से। तो ऑप्शन है कि भास, कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष। दूसरा है कालिदास, श्रीहर्ष, भवभूति, भास। तीसरा है श्रीहर्ष, कालिदास, भास, भवभूति। और चौथा डी ऑप्शन है भवभूति, भास, कालिदास, श्रीहर्ष। तो अगर हम इसमें ऑप्शन देखते हैं कि कौन सबसे पहले आया था, तो इसमें जो है आपको मिलेगा जो ए वाला ऑप्शन इसमें है वो सही है, क्योंकि कालिदास के जो पूर्ववर्ती थे वो भास हैं, और इसमें जो है और कवि जो है वो सब इनके बाद हैं। तो सबसे पहले कौन है? पहले भास हैं, फिर कालिदास हैं, फिर भवभूति हैं, उसके बाद श्रीहर्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भास के किस नाटक की कथा अधूरी है? प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक। इसमें और भी जो अंक हैं शायद वो कट गए हैं, तो इसमें मैं ज़रा सा ऑप्शन आपको लिख देती हूँ। तो प्रतिमा नाटक हो गया, अभिषेक नाटक हो गया, और दूसरा जो ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें है स्वप्ने वासवदत्तम लिख लीजिएगा। और डी ऑप्शन है चारुदत्त। क्या? चारु दत्त। थोड़ा सा ये नहीं आ रहा है,
ये दत्त है, दत्त हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा, आधा त है इसमें। 1 मिनट रुकिए ज़रा। चारुदत्त हो गया इसमें। तो स्वप्न वास वदत्तम हो गया, जो सी वाला ऑप्शन है, और डी वाला जो ऑप्शन है वो चारुदत्त है। तो इसमें आपको डी वाला ऑप्शन जो है यही मिलेगा। डी कौन सा? ये चारुदत्त मिलेगा आपको, क्योंकि चारुदत्त की जो नाटक है ये भास का ये अधूरा है, क्योंकि जब इस नाटक की रचना कर रहे थे तो उस समय भास की मृत्यु हो गई थी। इसलिए इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है कि चारुदत्त जो नाटक था भास का वो अधूरा है, वो पूरा नहीं हो पाया है। और इसी चारुदत्त कहा जाता है कि जो राजा शूद्रक थे वो चारुदत्त नाटक को पूरा किए थे, या ये बोल सकते हैं कि जो उन्होंने अपना जो नाटक लिखा था मृच्छकटिकम वो चारुदत्त के आधार पर ही लिखा है और उन्होंने उसको पूरा किया था। या ये भी कहा जाता है कि चारुदत्त जो नाटक है उसको जो है राजा शूद्रक ने बाद में पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भास ने एकांकी लिखे हैं। तो ये पूछा गया कि भास ने कितना एकांकी लिखा है, 4, 5, 3 या 6। तो भास ने 5 एकांकी लिखी है, जिसका आंसर है ये बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें भास ने 5 एकांकी लिखी है। गाइस थोड़ा लिखने में दिक्कत जा रही है इसमें मुझे, इसलिए मैं आपको मुँह से एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जो इनके 5 नाटक हैं तो उसमें उरुभंग है, दूतवाक्यम है, दूत घटोत्कच है, कर्णभार है और मध्यम व्यायोग है। ये 5 इनकी जो है एकांकी हैं। आप चाहें तो उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भास के किस नाटक में रामायण की कथा का संक्षेप में वर्णन मिलता है। तो इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शन इसमें है बालचरित, अभिषेक नाटक, प्रतिमा नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है जो ऑप्शन है कि मतलब किस में मिलता है, इसमें आपको प्रतिमा नाटक जो है इसमें जो है आपको संपूर्ण रामायण का क्या मिल जाएगा, संक्षेप में वर्णन मिल जाएगा। तो इसमें संपूर्ण रामायण का जो है संक्षेप वर्णन मिलता है। और ये जो बालचरित है तो बालचरित में जो कृष्ण हैं तो कृष्ण का इसमें वर्णन किया गया है। बालचरित में कृष्ण के जन्म से लेकर के कंस के वध तक का वर्णन है किसमें, बालचरित में। और अगर अभिषेक नाटक की बात करें, इसमें रामायण के जो किष्किंधा कांड से युद्ध कांड तक की जो सारी कथा है उसमें इसमें ये कहा गया है। मतलब किष्किंधा कांड जो था मतलब रामायण का, उसमें का जो वर्णन लिया गया है इसमें, तो किष्किंधा कांड से जो है युद्ध हुआ है, युद्ध कांड तक का जो पूरा वर्णन इसमें पूरा लिया गया है। और प्रतिमा नाटक जो है इसमें रामायण का संपूर्ण रामायण का जो है संक्षिप्त वर्णन आपको मिलेगा। तो भास के किस नाटक में रामायण की कथा संक्षेप में वर्णित है, तो आप बोल सकते हैं कि जो प्रतिमा नाटक है इसमें जो है रामायण की जो कथा है उसका संक्षेप में वर्णन हुआ है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि महाकवि भास की शैली कैसी है, वैदर्भी, पांचाली, और वैदर्भी हो गया, बी गौड़ी हो गया, सी पांचाली हो गया और डी इनमें से कोई नहीं हो गया। तो इनका जो है जो शैली है वो वैदर्भी मानी जाती है। तो इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है कि महाकवि जो भास थे इनकी जो शैली है वो क्या है, वो वैदर्भी है। तो सपने का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 8वां प्रश्न है, संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का श्रेय, एकांकी लिखने का श्रेय किसे माना जाता है। इसमें श्रेय कट गया है, थोड़ा सा आप उसको नोट कर लीजिएगा। तो संस्कृत में सर्वप्रथम एकांकी लिखने का जो श्रेय है वो किसे माना जाता है, कालिदास को, राजशेखर को, भास को या दंडी को। तो संस्कृत में जो है एकांकी लिखने का जो श्रेय है वो भास को माना जाता है कि एकांकी लिखने का जो श्रेय है वो भास के द्वारा जो है किया गया है। 9वां प्रश्न है कि इनमें से भास का कौन सा नाटक ऐतिहासिक घटना पर निर्भर है। ऑप्शन है कि स्वप्नवास वदत्तम, पंचरात्र, प्रतिमा नाटक या इनमें से कोई नहीं। इसका जो ऑप्शन है 9वें प्रश्न का वो ए है। और इनके 2 नाटक हैं जो ऐतिहासिक घटना पर जो है निर्भर हैं।
पहला स्वप्नवास वदत्तम है, और अगर दूसरा देखा जाए तो प्रतिज्ञा योगंधरायण है। 2 ऑप्शन है इसमें। अगर इसकी जगह प्रतिज्ञा योगंधरायण भी आता तो भी वो ऐतिहासिक नाटक है, और स्वप्नवास वदत्तम है ये भी ऐतिहासिक नाटक है। यानी भास के 2 ऐतिहासिक नाटक हैं, और ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये ऐतिहासिक नाटक नहीं है। 10वां प्रश्न है कि प्रतिमा नाटक में अंक हैं कितने। प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? तो जो प्रतिमा नाटक हैं इसमें कितने अंक हैं? 6, 5, 7 या 8। तो प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। तो 10वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है, प्रतिमा नाटक में 7 अंक हैं। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कृति भास रचित नहीं है। प्रतिमा नाटकम, स्वप्नवास वदत्तम, प्रतिज्ञा योगंधरायण या महाभासम। तो इसमें से जो है 11वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है ये जो है इसमें गलत है। ये जो रचना है ये कवि भास की नहीं है। बाकी प्रतिमा नाटकम भी है, स्वप्नवास वदत्तम है, प्रतिज्ञा योगंधरायण भी है, पर महाभासम किसी की रचना नहीं है। अगर महाभाष्य की बात करते तो वो पतंजलि की रचना मानी जाती, पर यहाँ महाभासम लिखा हुआ है तो महाभाष्यम किसी की रचना नहीं है, इसलिए डी वाला जो ऑप्शन है ये गलत है। इस तरह से हमारे जो प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो यहीं समाप्त होती है। आपको इनमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे भास और श्रीहर्ष से संबंधित, वो इस वीडियो में आपको जो है मैंने पूरी कोशिश करी है कि दे दिया है मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो जो परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है मैं लाती रहूँगी। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट भी करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।